जैसे एक टॉपिक है, हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों होना चाहिए? क्या मतलब है इसका? एक तो ये है, व्हाई शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन। दूसरा है इंडियन सोसाइटी एट द क्रॉस रोड्स, भारतीय समाज चौराहे पर। तीसरा है भारत की समेकित संस्कृति, द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। उसके बाद है आधुनिकीकरण और हमारे परंपरागत सामाजिक नैतिक मूल्य। फिर है आज की भारतीय संस्कृति मिथक या वास्तविकता। और एक है जैसे सभ्यता आगे बढ़ती है संस्कृति का पतन होता है ना। ये 5-6 टॉपिक हैं जो अ, आए हुए हैं ऑलरेडी। भारत का समाज संस्कृति पढ़ी है पहले? पढ़ी है? हैं? कहाँ कैसे पढ़ा है, किस कंटेक्स्ट में पढ़ा है सोसाइटी को? कला और संस्कृति पढ़ी, क्या पढ़ा है उसमें? का पतन होता है। हाँ। तो सभ्यताओं का बढ़ना रोकना चाहिए। हाँ, तो फिर कैसे काम करेंगे जब सभ्य अगर ऐसा मान लिया जाए कि जैसे सभ्यता आगे बढ़ती है संस्कृति का पतन होता है, का मतलब है कि एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है ये कि एज सिविलाइजेशन एडवांसेस कल्चर्स डिक्लाइन। तो संस्कृति की रक्षा करना तो अनिवार्य है विकास के लिए। तो क्या संस्कृति के पतन को रोकने के रोकने के लिए सभ्यताओं का बढ़ना रोका जाना चाहिए? कि सभ्यता जब आगे बढ़ेगी तो संस्कृति का पतन होगा, अगर इस वाक्य को सही माना जाए तब। क्या होना चाहिए? वाक्य ठीक है या गलत है? जैसे आज से मान लिया 100 साल पहले जो सभ्यता थी भारत की, वो तो बढ़ गई है ना, आगे बढ़ी है, वो विकास का की गति बढ़ गई है। तो आज का जो माहौल है भारत में, समाज में, क्या ऐसा माना जाए कि संस्कृति का पतन हो गया है? हम्म, हम्म, हम्म। ये वो संस्कृति तो खत्म हो गई। जैसे अगर बहुत पीछे नहीं जाएं, मान लिया 20-25 साल पहले जाएं, तो 20-25-30 साल पहले जो सांस्कृतिक स्थिति थी भारत की, या जो स्तर था, नैतिक स्तर था भारत का, उस पे हम्म, और नैतिकता का पतन हो गया है। नैतिकता बढ़ी है आगे, स्थिर तो नहीं रह सकती। नथिंग इज स्टैटिक। कोई भी चीज स्थिर तो रहेगी नहीं, या तो आगे बढ़ेगी या गिरेगी, स्टैग्नेटेड नहीं हो सकती। और खास तौर से अगर हम समाज की बात करेंगे, then कहा जाता है कि सोसाइटी इज एवर चेंजिंग। समाज तो अपने आप बदलता रहता है, हम उसके बदलाव को रोक नहीं सकते, उसके बदलाव को दिशा दे सकते कानून बनाकर, बाकी चीज़ों के आधार पर, लेकिन उसके बदलाव को रोक नहीं सकते। एक पुराना कथन है कि नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। तो है समझ में, बदलाव के अलावा कुछ स्थायी नहीं। बदलाव ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो स्थायी है, हमेशा होता रहेगा ऑटोमेटिकली। हम उस पर चाह कर भी रोक नहीं लगा सकते।
वो हमें अच्छा लगे बदलाव या बुरा लगे या जैसा भी हो, बट देयर हैज़ टू बी अ चेंज एनी केस। तो पहले की तुलना में आज से 20, 25, 30 साल पहले की अगर बात करें तो क्या ऐसा कहा जाए कि नैतिकता का स्तर ऊंचा हुआ है आज के समाज में या गिरा है? क्या स्थिति? जैसे एक निबंध है ना, भारतीय समाज चौराहे पर, इंडियन सोसाइटी एट क्रॉस रोड। चौराहे पर कहने का क्या मतलब हुआ? यू आर अनेबल टू डिसाइड वेयर टू गो। चौराहा है, चारों तरफ रास्ता है, तो मैं कंफ्यूज्ड हूं मैं किस दिशा में जाऊं। तो इंडियन सोसाइटी इज डायरेक्शनलेस, यही है ना इसका अर्थ। वह दिशाहीन हो गई है, हो गया है समाज कि उसको किस दिशा में जाना चाहिए। हाँ, तो क्या ऐसा माना जाए कि नैतिकता का पतन हो गया है या नैतिकता का स्तर ऊंचा हुआ है? क्या हुआ है? गिरा है। क्यों? क्या वजह है इसकी? विकास इसकी वजह होती है? क्या होता है? डेवलपमेंट की रेट तो बहुत फास्ट है, समाज में बदलाव की दर भी बहुत तीव्र है, राइट? अगर हम 1990 के उदारीकरण के पहले का समाज देखें और 90 के बाद देखें, 90 के बाद तो 25 साल हुए लगभग, है ना? और तो 25 साल में जितना परिवर्तन हुआ जिस दर से, वो पहले 50 सालों में नहीं हुआ था। तो रेट ऑफ डेवलपमेंट इज वेरी फास्ट हर क्षेत्र में। वो शिक्षा है, विकास का काम है, आर्थिक समृद्धि है, किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तो उसकी वृद्धि दर बहुत तेजी से बढ़ी है पिछले 20-25 सालों में। उतनी उतनी रफ्तार से समाज में परिवर्तन पहले कभी नहीं हुआ ना, जितना इस पीरियड में देखने को मिला है। जो चीज़ 90 के समाज में थी वो अब नहीं दिखती। 10 साल में ही परिवर्तन हो गया, 15 साल में ही परिवर्तन, ऐसा है ना? नहीं? तो अगर इतनी तेजी से बदलाव हो रहा है और अगर ऐसा माने कि नैतिकता का स्तर निम्न हुआ है, क्या विकास उसकी वजह है? एक एक प्रश्न यह है। दूसरा प्रश्न यह है कि किसको वरीयता मिलनी चाहिए, विकास को या नैतिक स्तर को ऊंचा करने वाली संकल्पना को? एथिक्स शुड बी गिवन प्रायोरिटी और प्रेफरेंस और डेवलपमेंट, किसको वरीयता मिलनी चाहिए? सोचना है, इस पर सोच के बताना है। थिंक। वैसा तो हो नहीं रहा, वैसा हो नहीं रहा। नैतिक मानकों में तो गिरावट हुई है, इससे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से विकास हो रहा है, एटलीस्ट एक चीज़ तो दिख ही रही है कि वी हैव बिकम इंडिविजुअलिस्टिक। हम व्यक्तिवादी हो गए हैं और व्यक्तिवाद स्वार्थ को जन्म देता है। मुझे अपने विकास से ज़्यादा चिंता है, दूसरे का हो रहा है या नहीं हो रहा है, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। एक दूसरा क्या है कि मुझे मुनाफा कमाने की जो मानसिकता है, तो मुनाफा कमाने की मानसिकता के कारण मैं अनैतिक भी हो सकता हूँ। मुझे मुनाफा पर मेरा ध्यान है, उद्देश्य है मुनाफा कमाना, तो नैतिकता अगर बीच में व्यवधान करे डालेगी तो मैं नैतिकता को वरीयता नहीं दूंगा ना। मैंने वरीयता दे दी है मुनाफे को। आई वॉन्ट प्रॉफिट इन एनी फॉर्म, नॉट ओनली इन मनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में। मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा हो सकती है, मेरी आय हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है मुनाफे के तौर पर। तो अगर नैतिक नैतिक स्तर मेरा बीच में व्यवधान डाल रहा है, देन आई विल रिमूव दैट, तो मैं उससे हट जाऊंगा। अगर मान लिया मेरा नैतिक स्तर, मैं कहूँगा कि मेरा नैतिक स्तर कम नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं उसको किनारे कर दिया, मैं तो एक ही बात है ना, मैं उस नैतिकता का प्रयोग नहीं कर रहा, तो इट इज एज गुड एज कि उसका पतन हुआ है। और मैं विकास को महत्व दे रहा हूं, अपने विकास को। हर व्यक्ति अगर अपने विकास को महत्व दे रहा है तो मुझे सारे राष्ट्र के विकास के लिए प्रयास नहीं करना, मुझे अपने विकास के लिए प्रयास करना है। तो जाहिर है विकास की दर ज़्यादा होगी। अगर हर व्यक्ति अपने अपने विकास पर काम करेगा तो ओवरऑल जो रेट ऑफ ग्रोथ है दैट विल कम फास्टर। नहीं? तो नैतिकता का पतन तो है,
नैतिक स्तर में गिरावट हुई है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। कि वजह क्या हो सकती है? क्या विकास को वरीयता दी गई है जो हानिकारक है समाज के लिए, या नैतिकता को वरीयता मिलनी चाहिए, विकास के साथ समझौता किया जा सकता है, या विकास को वरीयता दी जाए तो नैतिकता के साथ समझौता किया जा सकता है? कई चीज़ें कही जाती हैं। डेवलपमेंट ऑलवेज कम्स विथ ए कॉस्ट। विकास बिना कीमत चुकाए नहीं होता, हैज़ टू हैव ए कॉस्ट। उसकी कुछ न कुछ लागत अवश्य होगी। वह लागत क्या हो सकती है? तो वह लागत नैतिकता भी हो सकती है। एक कार रेसर है माइकल शूमाकर, नाम सुना है? फॉर्मूला 1 कार रेसिंग का वर्ल्ड चैंपियन। माइकल शूमाकर ने कहा है कि एवरीबडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल बट वेरी फ्यू वांट टू पे द प्राइस फॉर दैट सक्सेस। हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उस सफलता की कीमत चुकाना चाहते हैं। तो जो उस सफलता की कीमत चुकाएगा वही सफल होगा। चाहता तो हर व्यक्ति है कि मैं नंबर 1 बन जाऊं। तो डेवलपमेंट हैज़ टू कम विथ ए कॉस्ट। क्या वह कॉस्ट नैतिकता है? अगर है तो इन विच डायरेक्शन वी आर मूविंग, हमारे समाज की दिशा किस तरफ है, और हम कैसे समाज की परिकल्पना कर रहे हैं अभी से 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष बाद। व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वी आर सीइंग इन फ्रंट ऑफ अस। ऐसा समाज होगा आने वाले 2 दशकों के बाद। अगर नैतिकता में गिरावट आई है लेकिन विकास की दर बहुत तेज है, तो हम किस तरह के समाज की बात, हम समाज को परसीव कर सकते हैं? ठीक है। हालांकि बात पूरे विश्व पर लागू है, नहीं कि वह केवल भारत तक सीमित है। विश्व के विकास की दर बढ़ी है और विश्व में नैतिक मानकों में गिरावट हुई है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यह तो आर्थिक हानि है। समाज में क्या हानि होगी इससे? तो हम आने वाले समय में भारत में किस तरह के समाज को देख रहे हैं? व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी यू आर सीइंग आफ्टर 10 years? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल, बिल्कुल बदलेगा। यही तो प्रश्न है ना। दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। क्या ऐसा माना जाए कि नैतिक पतन हो गया? जैसे पहले के समाज में 19वीं शताब्दी और उसके पहले 1829 के पहले सती वॉज एथिकल। सती तो नैतिक ही था, समाज में स्वीकार्य था, उस पर हम चर्चा भी नहीं करते थे। और बाल विवाह भी एक तरीके से नैतिक था। तो अगर किसी लड़की का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया हमने और उसके पति की मृत्यु हो गई 1 साल के बाद, and she is of 13 years, then she was forced to die. के पास एक ही विकल्प था ना, विधवा विवाह तो हो नहीं सकता था। वह अनैतिक था उस वक्त और सती नैतिक था। तो अगर उस लड़की की आयु 13 वर्ष भी थी तो हमने उसकी आयु पर ध्यान दिया नहीं। हमने मान लिया कि पति की मृत्यु हो गई तो शी हैज टू डाई इन एनी केस। और उस पर न तो वह लड़की, न उसका परिवार, न ही समाज उस पर विचार करने का या पुनर्विचार करने का कोई लॉजिक नहीं था। इट वॉज एसिमिलेटेड इन दिस सोसाइटी। नहीं, आज वो अपराध है, इट्स अ मर्डर नाउ। आज अगर कोई सती के लिए किसी को फोर्स करता है तो अबेटमेंट टू मर्डर हो गया, वो हत्या करने का, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलेगा। नहीं, और मार दिया तो जितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे ऑल विल बी अकॉम्प्लिशेस, सारे ऊपर मुकदमा चलेगा ना हत्या का। और विधवा विवाह नैतिक हो गया। अब विडो रीमैरिज इज लीगली वैलिड। उल्टी स्थिति हो गई। तो
कैसे तय करेंगे कि समाज में नैतिक पतन हुआ है या समाज का नैतिक उत्थान हुआ है? कैसे कैसे इसको एसेस करेंगे? अगर परिवार के स्तर पर देखें तो न्यूक्लियर फैमिली वाज नॉट सपोज टू बी क्रिएटेड अर्लियर। पहले नाभिकीय परिवार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। परिवार मतलब संयुक्त परिवार नहीं। तो उस समय अगर कोई परिवार से अलग होकर रहना चाहता तो परिवार के बाकी सदस्यों के लिए अनैतिक था वह। आज वह अनैतिक नहीं है। इट इज एक्सेप्टेड, वेल एक्सेप्टेड इन दिस सोसाइटी। जिस परिवार से कोई दो व्यक्ति अलग होकर बाहर रहना चाहता है, देन फैमिली ऑल्सो एक्सेप्ट्स इट। नहीं, तो वह भी नैतिक हो गया। लिव इन रिलेशनशिप इज एथिकल, इट इज लीगली वैलिड। फिर कैसे, किस आधार पर तय करेंगे इसको? जैसे हमारे पास एक निबंध है कि आधुनिकीकरण और हमारे परंपरागत सामाजिक नैतिक मूल्य। मॉडर्नाइजेशन जो हो रहा है उससे हमारे ट्रेडिशनल सोशल इथिकल वैल्यूज पर असर पड़ा है। वह असर एक तो नहीं हो सकता, कैनॉट बी ओनली पॉजिटिव और ओनली नेगेटिव, हैज टू बी बोथ। आधुनिकीकरण का सकारात्मक प्रभाव हमारे सामाजिक मूल्यों पर क्या पड़ा? समाज का मूल्य अगर चुनना हो, समाज में कौन से, व्हाट आर सोशल वैल्यूज, तो समाज में सबसे महत्वपूर्ण मूल्य क्या होता है? संवेदनशीलता कह सकते हैं, एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना, समानुभूति रखना एक दूसरे के प्रति, एम्पैथी। नहीं, एक सामाजिक मूल्य है वह। इसके अलावा और क्या है? सहिष्णुता, टॉलरेंस। नहीं, किसी भी धर्म के प्रति, किसी भी भाषा के प्रति, किसी भी जाति के, समुदाय के प्रति, तो हमारी हमारे अंदर वह सहिष्णुता होनी चाहिए कि जिस जाति, जिस समुदाय, जिस धर्म, जिस भाषा को मैं बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए वह जितना महत्वपूर्ण है वैसे सामने वाले की भाषा, जाति, वर्ग, समुदाय, धर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तभी हमारे बीच संघर्ष घटेगा ना, अगर सहिष्णु होंगे तब। तो एक सामाजिक मूल्य सहिष्णुता भी है, राइट। इन पर क्या असर पड़ा है विकास का या आधुनिकीकरण का? आधुनिकीकरण का क्या मतलब होता है? मॉडर्नाइजेशन। हम तो बोलने के क्रम में कह देंगे ना कि हम लोग सब आधुनिक हैं। आधुनिक होने का क्या अर्थ हुआ? क्या ऐसा परिवर्तन होगा व्यक्ति में जिससे यह कहा जाए कि यह व्यक्ति आधुनिक हो गया? जैसे जैसे वो तो बदलाव का पार्ट है। वो तो मान लिया, इफ माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू वियर धोती कुर्ता, आई डोंट, but that doesn't mean that I am modern and he was not. अगर मैं यह कहूं कि my grandfather was not modern, तो मैं किस आधार पर तय कर रहा हूं? एज के हिसाब से। He died 30 years before. उनका जो जीवन काल रहा होगा आज से 100 साल पहले का है, और वर्तमान जो काल है उसमें मैं जीवित हूं। Then I am modern, he was not. हमारा आधार तो यही होगा ना कहने का कि 100 साल पहले के समाज में जब वो व्यक्ति जीवित था तो वो आधुनिक नहीं था आज के तुलना में, और मैं आधुनिक हूं। हम्म हम्म क्या होता है आधुनिक होना? तकनीकों पर ज्यादा डिपेंडेंट होना। तो तकनीक तो हर समय में रही है। मान लिया आज आईटी है तो पहले कुछ और था।
आज हम ईमेल से चिट्ठी भेजते हैं, पहले कबूतर से भेजते थे। कबूतर को भी ट्रेन किया होगा ना, कैसे पता लगा लेगा एड्रेस पर? नहीं था ऐसा? कबूतर से संवाद भेजते थे ना, तो वो जहां भेजते थे वो एड्रेस पर पहुंच जाता था ना वह। कबूतर को कैसे ट्रेन किया कि उसी एड्रेस पर जाना है? तकनीक तो हर समय में रही है। आज की तुलना में तकनीक हमारी हो सकता है पहले कुछ और थी। अगर इजिप्शियन पिरामिड को देखेंगे, आज की तकनीक से वैसी बिल्डिंग बनी नहीं है आज तक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से नहीं। ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा जिसको कहते हैं, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड 4000 ईयर्स बिफोर। उसमें एक दरार भी नहीं है, और उस वक्त तो कोई तकनीक नहीं थी लिटरली कंस्ट्रक्शन की। उतने हेवी पत्थर को कैसे ले गया होगा कोई उस ऊंचाई पर? पीठ पर तो नहीं जा सकता एक आदमी की, नहीं। और अगर इस तरह का स्पाइन बनाया है हमने, उतनी फिनिशिंग कैसे दी है? दैट वाज आल्सो अ टेक्निक, नहीं। अगर आगरा फोर्ट या बहुत सारे फोर्ट्स को देखेंगे तो रिवर्बरेशन को बहुत अच्छे से यूज किया गया है। रिवर्बरेशन समझते हैं? अनुनाद, साउंड का। साउंड वेव यहां से निकलती है, यहां टकराएगी, फिर उधर जाएगी, फिर उधर टकराएगी, फिर उधर जाएगी, फिर उधर टकराएगी। इसको कहते हैं रिवर्बरेशन। अगर हम एक जगह माचिस जलाएं तो जो दूर बैठा है उसको भी सुनाई पड़ गया। क्या बादशाह जहां बैठता है दीवाने आम में, इतना बड़ा हॉल अगर है और ग्राउंड है सामने, जो अंतिम व्यक्ति है, माइक तो था नहीं, कैसे सुनता था वह? रिवर्बरेशन है। उनको भले वो अनुनाद का शब्द नहीं आता होगा, मान ले, उस शब्द से वो भले हो सकता है परिचित नहीं हो, लेकिन उसको इतनी समझ तो थी ना कि यहां से यहां तक साउंड वेव कैसे टकरा के कहां पहुंचेगी, राइट? दैट वाज आल्सो अ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से क्या लाभ होता है? टेल मी, टेक्नोलॉजी डेवलप होने से क्या लाभ होता है? जैसे दो शब्द हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान से मान नहीं, व्यक्ति को क्या लाभ है? कहा जाता है कि विज्ञान से मुझे ज्ञान प्राप्त होता है और तकनीक से मनोवृत्ति में परिवर्तन हो। द टेक्नोलॉजी चेंजेस द एटीट्यूड, साइंस गिव्स यू नॉलेज। सिस्टमेटिक स्टडी है ना विज्ञान, किसी भी चीज का क्रमबद्ध अध्ययन, वो विज्ञान है। वो इतिहास हो, चाहे साइंटिफिक स्टडी ऑफ हिस्ट्री अगर कहें, तो इतिहास का क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे, वो हमें ज्ञान देगा। लेकिन तकनीक जब विकसित होती है तो वह हमारी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाती है। जैसे एक उदाहरण है, बहुत सिंपल सा उदाहरण है, डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग। हम लोग, अधिकांश व्यक्ति जो बैंकिंग यूज कर रहा है, दे डू नॉट नो देयर ब्रांचेस, उनके बैंक की शाखा कहाँ है। एवरीथिंग इज ऑन योर फोन। पैसा प्राप्त करना हो, किसी को देना हो, सामान खरीदना हो, अगर कैश मेरे पास नहीं है, इट हार्डली मैटर्स। अगर मुझे सब्जी भी खरीदनी है तो सब्जी वाला भी ले लेता है यूपीआई, नहीं है? ऑटो वाला भी ले लेता है, तो साधारण जो दुकान है वो भी लेने लगा अब यूपीआई। अगर हम आइसक्रीम खाएंगे ठेले पर, दे ऑल्सो टेक यूपीआई। तो अगर मेरे पास एक भी रुपया नगद नहीं है पॉकेट में, इट हार्डली मैटर्स, और मुझे कोई तनाव भी नहीं है उसका, चोरी होने का कोई टेंशन ही नहीं। नहीं, अगर उसने पॉकेट मार भी लिया मेरा, तो भी मेरे यूपीआई को कुछ कर ही नहीं सकता वह, राइट? तो ये और अब मेरे अंदर परिवर्तन क्या आया कि आई एम टेंशन फ्री सो फार एज ट्रांजैक्शन इज कंसर्न। मेरे मनोवृत्ति में परिवर्तन हो रहा है। तो तकनीकों से मनोवृत्तियां बदलती हैं, इसलिए वो आधुनिकीकरण का कारक है, तो दैट मेक्स यू मोर रैशनल, विवेकशील बनाता है व्यक्ति को। तो विवेकशीलता आधुनिक होने का मूल आधार है।
रूढ़िवादी समाज में विवेक नहीं होता, आस्था होती है।